वेलकम टू अवर चैनल 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास में एक बार फिर से। लास्ट क्लास में मैंने आपको आरएनएस के सिद्धांत से अवगत करवाया था। आज हम एक नए सिद्धांत की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि हमने अगला सिद्धांत क्यों पढ़ा। देखो, जब आरएनएस का सिद्धांत दिया गया था उसके बाद कुछ वैज्ञानिकों ने उसकी कमियों के बारे में बताया कि आखिर ऐसी क्या कमी रह गई इसमें जो हमें अगले सिद्धांत की जरूरत पड़ी। तो अगला सिद्धांत पढ़ने से पहले हमें आरएनएस के सिद्धांत की कमी को पढ़ना जरूरी है, तभी हम आगे के सिद्धांत की बात कर पाएंगे, आगे के सिद्धांत से अवगत हो पाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे पिछली क्लास में कहा था कि इस क्लास में हम आरएनएस के सिद्धांत की कमियां पढ़ेंगे, तो इस क्लास की शुरुआत करते हैं हम आरएनएस के सिद्धांत की कमियों से। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं आरएनएस के सिद्धांत की कमियां या फिर दोष। देखो, सबसे पहली जो कमी आ रही है वो क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात क्या हुई, इस सिद्धांत ने ये कहा कि कोई भी एसिड या कोई भी अम्ल अपना गुण तब प्रदर्शित करेगा जब जल में उसे डाला जाए, या जल में घोला जाए, है ना, और जल में घोलने के बाद वो H+ आयन मुक्त करे। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास जल है ही नहीं तो, ठीक है, अगर हम HCl को गैसीय अवस्था में ले तो, ये तो सिर्फ इतना बता रहा है ना कि HCl को जल में डालो और H+ आयन दे रहा है तो वो एसिड। यदि हम HCl को गैसीय अवस्था में लें तो क्या तब भी वो अम्ल होगा या नहीं होगा? इस बात को आरएनएस का सिद्धांत नहीं समझा पाया। इस सिद्धांत को आरएनएस का सिद्धांत नहीं समझा पाया। ये हो गई पहली कमी। ठीक है, HCl के जो गैसीय व्यवहार है, गैसीय अवस्था में जो व्यवहार है अम्ल का, उसको बिल्कुल भी नहीं समझा पाया। HCl को क्या, और भी कंपाउंड्स को नहीं समझा पाया कि उनका गैसीय अवस्था में व्यवहार किस प्रकार होता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास पहली कमी। ठीक है, अब बात करते हैं हम कमी 2 यानी दूसरी कमी पर। एक बात आपने ध्यान दी होगी, जब भी मैंने आपको आरएनएस के सिद्धांत के बारे में बताया तो मैंने कहा कि पदार्थ है उसको पानी में डालो, अम्ल है उसको पानी में डालो, क्षार है उसको पानी में डालो। अरे यार, कोई भी पदार्थ है उसको पानी में डालो। किसी पदार्थ का अम्लीय होना या क्षारीय होना क्या केवल पानी पर ही निर्भर करता है? या केवल जलीय विलयन पर ही निर्भर करता है? यदि हम उस पदार्थ को जल के अलावा किसी और विलयन में डालें तो क्या वो वहां पर अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करेगा? क्या वो अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करेगा या फिर क्षारीय गुण प्रदर्शित नहीं करेगा? कुछ तो करेगा। अगर हमने जल के अलावा बेंजीन ले लिया, ईथर ले लिया, एसीटोन ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो क्या उसमें अम्ल और क्षार के गुण समाप्त हो जाएंगे या नहीं होंगे? जब ये बात आरएनएस से पूछी गई तो आरएनएस ने इस बात पे चुप्पी साध ली। आरएनएस भी इस बात का जवाब नहीं दे पाया, उसके पास कोई आंसर नहीं था कि जल के अलावा किसी और विलयन में भी अम्लीय या क्षारीय व्यवहार होता है या नहीं होता, नहीं था। तो ये हो गई उसकी दूसरी कमी। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी तीसरी कमी। ठीक है, तीसरी कमी हम देखते हैं। हमने अमोनिया देखा है, NH3 देखा है, NH3 के बारे में सुना है, लैब में भी देखा होगा। NH3 एक क्षार है, NH3 एक बेस है।
अब याद करो आर्नियस का सिद्धांत। आर्नियस ने क्या कहा था, कोई पदार्थ जिसमें OH माइनस आयन है वो क्षार होता है, ये आर्नियस ने कहा था। लेकिन भैया NH3 को तो देखो, NH3 में कहाँ OH माइनस आयन है, तो इसका मतलब तो यह है कि ये क्षार भी नहीं होना चाहिए, इसमें क्षार का कोई गुण नहीं होना चाहिए। लेकिन NH3 क्षार है। NH3 इज ए बेस, अमोनिया इज ए बेस। कैसे बताओ आर्यनियस जी? नहीं बता पाए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनके पास तो सिर्फ इतना था कि H प्लस आयन होगा तो एसिड, OH माइनस आयन होगा तो बेस। नहीं बता पाए, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो गया इसमें? इसके अलावा एक और कमी देखते हैं हम, कमी नंबर 4। कमी नंबर 4 है, ये जो परिकल्पना है वो CO2 के बारे में, SO2 के बारे में, कई अम्लों के बारे में नहीं बता पाया। कारण क्योंकि इसमें भी H प्लस आयन नहीं है। और उनका सिद्धांत क्या था आर्नियस का? आर्नियस का सिद्धांत था जो H प्लस आयन देगा वो एसिड, और जो OH माइनस आयन देगा वो बेस। अब यहाँ पे किसी अणु में H प्लस आयन है या नहीं है? है क्या? नहीं है, किसी में भी H प्लस आयन नहीं है। तो क्या यह अम्लीय नहीं है? तो क्या यह एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाता? तो क्या हम इसको अम्ल मानना छोड़ दें? बताओ आर्यनियस जी। इस बात पे भी आर्यनियस ने चुप्पी साध ली। आर्यनियस कुछ बता नहीं पाया इस बारे में, ठीक है। तो ये कुछ कमी हो गई, कमी और भी है लेकिन इतनी बहुत है आपके सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। और अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो वो आगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये आर्यनियस की कमियां यहीं पे समाप्त होती है। तो आज की क्लास में हम देखते हैं एक नया सिद्धांत जिसका नाम है ब्रोंस्टेड एवं लोरी का सिद्धांत। सॉरी, ब्रोंस्टेड व लोरी का सिद्धांत, ठीक है। अब नाम से पता लग गया, वैज्ञानिकों के नाम है ब्रोंस्टेड और लोरी। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने सीधी सिंपल सी बात दी, इन्होंने भी उनकी तरह ही इन्होंने कहा कोई भी प्रजाति है, कोई भी धनायन है, कोई भी ऋणायन है जो प्रोटॉन दे सकता है, जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है, जो H प्लस आयन देने की क्षमता रखता है, वो हमारे पास क्या है? अम्ल। वो हमारे पास क्या है? अम्ल। जैसे HCl दे सकता है, H2SO4, ठीक है। और इसके अलावा HNO3, CH3COH, बहुत सारे एसिड हैं जो H प्लस आयन दे सकते हैं, आपको भी पता है, ठीक है। तो जो H प्लस आयन देगा वो कहलाएगा अम्ल, जो H प्लस आयन देगा वो कहलाएगा अम्ल, एसिड। ये किसने कहा? ब्रोंस्टेड और लोरी के। कोई बात नहीं, इनकी थ्योरी भी मान लेते हैं, देखते हैं कहाँ तक चलती है। उसके बाद बात आती है क्षार की, बेस की। बेस क्या होता है? बेस में उल्टा हो जाएगा, विपरीत। जो H प्लस आयन देगा वो अम्ल, और जो H प्लस आयन लेगा वो क्षार। अच्छी बात है ना, सिंपल से थ्योरी। जो H प्लस आयन देगा वो अम्ल, और जो H प्लस आयन लेगा वो क्षार। कुछ भी हो सकता है, NH2 माइनस हो सकता है, CH3CH2 हो सकता है, Cl माइनस हो सकता है, क्लोरीन माइनस। क्लोरीन को किसकी जरूरत है? H प्लस लेके HCl बना सकता है ना। इसी तरीके से एसीटेट आयन CH3COO माइनस, ये H प्लस आयन ले सकता है। तो ये हमारे पास कैसा हो सकता है? क्षार। क्या थ्योरी है? जो H प्लस आयन देगा वो अम्ल, जो H प्लस आयन लेगा वो क्षार, वो क्षार। बैठ गई दिमाग में? आगे चले, ठीक है। अब इसी के अंदर एक कंसेप्ट है समयुग्मी अम्ल व क्षार, कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। अब ये क्या चीज है? ये ध्यान से देखना, ठीक है। ये ध्यान से देखना। देखो हमारे पास यहाँ पे अम्ल और क्षार क्रिया कर रहे हैं, अम्ल और क्षार क्रिया कर रहे हैं।
देखो जब भी कोई अम्ल और क्षार क्रिया करेगा, या फिर एक नए तरीके से देखते हैं, जैसे हमारे पास अम्ल है, इसने H+ आयन दिया, तो H+ आयन देने के बाद ये क्या बन गया, Cl- बन गया। ठीक है, तो किसी अभिक्रिया के दौरान, ये थ्योरी कहती है किसी अभिक्रिया के दौरान एक अम्ल क्षार में बदल जाता है, एक अम्ल क्षार में बदल जाता है और एक क्षार अम्ल में बदल जाता है। कैसे? यहाँ पे HCl अम्ल है, HCl ने अपना हाइड्रोजन आयन दिया और वो क्षार में बदल गया, Cl- आयन बेस में चेंज हो गया। ठीक है, और जो हमारे पास NH3 है वो है बेस है, जो हमारे पास NH3 है वो बेस है, क्षार है। उसने H+ आयन लिया और वो क्या बन गया, अम्ल बन गया। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अम्ल एक H+ आयन देकर क्षार में चेंज हो जाएगा और बेस क्षार वो एक H+ आयन लेकर अम्ल में बदल जाएगा, अम्ल से क्षार बन गया वहां जाके और क्षार से अम्ल बन गया। ये हमारे पास थ्योरी हुई। ठीक है, ऐसी दूसरी रिएक्शन भी H2O + HCl, क्षार और अम्ल, क्षार और अम्ल। जल यहाँ पे क्षार था लेकिन H+ आयन लेके वहां पे क्या बन गया, अम्ल बन गया। और HCl जो अम्ल था वो H+ आयन देकर किस में बदल गया, क्षार में बदल गया। तो जो ये चेंज होते हैं इनको ही क्या बोलते हैं, समयुग्मित अम्ल और समयुग्मित क्षार। ठीक है, सीधा सा कंसेप्ट है, समझ में आ गया, हो गया क्लियर। अब एक छोटे से टॉपिक की बात करते हैं, इसी में ही चल रहा है ब्रोंस्टेड एवं लोरी का सिद्धांत। यह है अम्ल एवं क्षारकों का सामर्थ्य, अम्ल एवं क्षारकों का सामर्थ्य। देखो एक बात ध्यान रखना बच्चों, यदि हमारे पास जो अम्ल है, जो हमने एसिड लिया है, वो प्रबल है, वो स्ट्रॉन्ग है, तो उससे बनने वाला जो क्षार होगा वो दुर्बल होगा, वो दुर्बल होगा। और अगर दुर्बल है तो उससे बनने वाला प्रबल होगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अगर जो हम ले रहे हैं वो प्रबल है तो बनने वाला दुर्बल होगा, और अगर हम दुर्बल ले रहे हैं तो बनने वाला प्रबल होगा। इतनी सी बात याद रखनी है ना, यानी प्रबल अम्ल से दुर्बल समयुग्मित क्षार बनेगा। ठीक है, और प्रबल क्षार से दुर्बल समयुग्मित क्षार बनेगा, प्रबल से दुर्बल बनेगा, दुर्बल से प्रबल बनेगा। इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है, अच्छा आप ये पूछेंगे कि प्रबल वाले ज़्यादा क्रिया करते हैं या दुर्बल वाले ज़्यादा क्रिया करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार होते हैं वो अधिकता से क्रिया करते हैं, इनकी अभिक्रिया तीव्रता से होती है बजाय दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार के। ठीक है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार तीव्रता से क्रिया करते हैं, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार इतनी तीव्रता से क्रिया नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका कॉन्सेप्ट हो गया, ब्रोंस्टेड व लोरी का सिद्धांत हो गया, कंसेप्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद एक नया सिद्धांत है, लेकिन वो सिद्धांत हम क्यों पढ़ेंगे, इसमें आखिर ऐसी क्या कमियां रह गई। तो आपका एक काम है, आप ये सोच कर देखना इस वाले सिद्धांत में ऐसी क्या कमी रह गई जो हमें अगले सिद्धांत को पढ़ना पड़ा। तो इस सिद्धांत की जो हमारे पास कमियां हैं वो हम कहाँ पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।